Hello everyone, welcome to Level Up Learning. My name is सिमरन गुम्बर. सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच मेरी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए, मेरे टीचिंग मेथड को इतना पसंद करने के लिए. तो फिर आज हम फिर आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आ गए हैं, जो वीडियो आपकी मदद करेगी. तो ठीक है, नॉर्मली ना बच्चे क्या बोलते हैं, मैम मुझे तो सारा पेपर आता था लेकिन पेपर ही छूट गया, लास्ट वाला क्वेश्चन तो मैं देख ही नहीं पाया, अटेंड करना तो दूर की बात, दिक्कत की बात है. अब कोई दूसरा बच्चा बोलेगा, मैम मैं पेपर में समझ ही नहीं पाया कि अगर टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं तो एक का अगर ए पार्ट कर लिया, दूसरे का 2 पार्ट कर लिया तो वो दोनों मिला के क्वेश्चन हो जाएंगे. ये भी दिक्कत है. तो मैंने सोचा इससे बढ़िया मैं एक अच्छी सी वीडियो बना देती हूँ जिसमें डिटेल में बच्चों को बता दूंगी कि उनको कैसे कैसे किस किस क्वेश्चन में कितना टाइम देना चाहिए, कैसे कैसे उनको टाइम मैनेज करना है और क्या क्या मेन चीज़ें होंगी. क्योंकि जब वो अपने एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो वो बिल्कुल प्रिपेयर्ड और कॉन्फिडेंट होंगे. हमें तो सब पता है, पढ़ाई हम पहले से ही कर चुके थे. जैसे मान लो जिन बच्चों ने क्रैश कोर्स लिया था, उनमें से किसी बच्चे से पूछ के देख लो तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी है, बोलेंगे अब हमें कोई डर नहीं, अब हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं. क्यों? क्योंकि हमने सारी पढ़ाई कर ली, हमें पता है पेपर का पैटर्न क्या है, हमने पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स की डिस्कशन कर ली, डाउट्स भी सिमरन मैम ने हमारे क्लियर करवा दिए, तो अब हम कॉन्फिडेंट हैं. तो अगर आपको किसी को क्रैश कोर्स लेना हो DEC का या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की PDF लेनी हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी. आप वहाँ से कांटेक्ट करके ले सकते हो अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए. तो चलो बैक टू द वीडियो. आज की इस वीडियो में ना बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या दिक्कत बच्चों को आती है, क्या क्या कन्फ्यूजन होती है और उन चीज़ों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बिल्कुल बेसिक वीडियो, जिसे कहते हैं ना बिल्कुल बेसिक चीज़ से मैं आपको सारी की सारी चीज़ें समझाऊंगी ताकि आपके माइंड में कोई भी डाउट ना रहे. तो जैसे हमारे बच्चों का, जैसे मान लो DEC का जो बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनका 100 मार्क्स का पेपर होगा. आपको पता है आपका टोटल पेपर कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का आपका थ्योरी पेपर आएगा. मतलब आपको थ्योरी आंसर्स लिख कर आनी है. 100 नंबर में से आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? कितने नंबर चाहिए कि आपको उस पेपर में दोबारा बैक ना देनी पड़े या रीअपियर ना देनी पड़े? आपको चाहिए 35 मार्क्स. आउट ऑफ 100 आपको 35 मार्क्स मिनिमम स्कोर करने हैं कि आपका वो एग्ज़ाम क्लियर हो जाए. जिन बच्चों ने तो अच्छे से पढ़ाई करी है वो तो फिर ये पासिंग मार्क्स को सोचते ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है उन्होंने अच्छे से पढ़ाई करी है, सारे कॉन्फिडेंट हैं, तो आराम से 70+ वो ले आएंगे, उनकी टेंशन नहीं है. लेकिन वो बच्चे जो कन्फ्यूजन में है, क्या हमने ढंग से पढ़ाई करी है, क्या हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर समझ आए हैं, वो पूछते हैं हर अगले दिन, मैम पासिंग मार्क्स कितने हैं, या वीडियो के नीचे कमेंट करके जैसे पूछते हैं मैम पासिंग मार्क्स कितने हैं. पासिंग मार्क्स 35 मार्क्स हैं, लेकिन तुम लोगों ने तो अच्छे से पढ़ाई करी है, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझे हैं, तो तुम्हें अच्छे नंबर लेकर आने हैं. ठीक है, उसके बाद आपका ये जो थ्योरी का पेपर होगा, आपका पेपर कितने घंटे का होगा? आपका पेपर होगा 3 घंटे का. मतलब आपको 3 आवर्स मिलेंगे अपना पेपर कंप्लीट करने के. अच्छा, अब ये 3 आवर्स को कैसे डिवाइड करें कि एक क्वेश्चन कितने टाइम में हो जाना चाहिए? ये भी बहुत क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं. मैम पहला क्वेश्चन कितनी देर में हो जाना चाहिए कि पेपर पूरा हो जाए? मैम दूसरा क्वेश्चन कितनी देर में हो जाना चाहिए कि पेपर पूरा हो जाए? कोई बात नहीं, आ गई आपकी सिमरन मैम आपको डिटेल में समझाने के लिए. ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि ना जब आपको आपका क्वेश्चन पेपर मिलता है ना, तो उसमें 2-3 कॉमन इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो यूजुअली फॉलो होती हैं, आगे भी फॉलो होंगी. अगर कुछ चेंज आ जाता है तो वो डिफरेंट थिंग, वो तो जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपको उस पर इंस्ट्रक्शंस पता चल जाएंगी. अगर कुछ नई चेंज होती तो नॉर्मली देखो ये लिखा मिलता है आपको सबसे पहले, डू एनी 5 क्वेश्चन, कोई 5 प्रश्न करो. मतलब आपके पूरे पेपर में जितने क्वेश्चंस हैं आपको कोई 5 पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. ठीक है, वो भी मैं समझाऊंगी कि 5 कैसे पूरे अटेम्प्ट करने हैं. उसके बाद ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स. सब क्वेश्चंस के इक्वल मार्क्स हैं. मान लो अगर आपके पेपर में 7 क्वेश्चन हैं, आपको कोई 5 क्वेश्चन करने हैं. ठीक है जी, 5 क्वेश्चन करने हैं. अब वो पाँचों क्वेश्चन 20-20 नंबर के होंगे. पहला 20, दूसरा 20, तीसरा 20, चौथा 20, पाँचवा 20. इन द सेम वे अगर आप एक क्वेश्चन 20 नंबर का करते हो,
और 5 क्वेश्चन करते हो तो कितने हो गए, 100 हो गए ना। तो बस फिर यही है, आपको अपने पेपर में से कोई 5 क्वेश्चन करने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस यूजुअली होती हैं, अभी तक तो मैंने जितनी बार पेपर देखा है यही होती है कि कोई 5 क्वेश्चंस करना और सारे क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स को कैरी करते हैं, कि सब क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स के होंगे, मतलब 20-20 नंबर के 5 क्वेश्चन। अब बच्चों की सबसे ज़्यादा क्वेरी, किसी का ए पार्ट कर लें, किसी का बी पार्ट कर लें तो मैम काम चल जाएगा? नहीं, क्यों काम चलेगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन अटेंड करना है। लेट्स सपोज आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसे 7 क्वेश्चन आ गए, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7। अब आपको कितने क्वेश्चन करने हैं टोटल, 5 क्वेश्चंस। मान लो आपने ये पहला क्वेश्चन देखा, हाँ यार ये फर्स्ट क्वेश्चन मुझे आता है, मैं ये कर लेता हूँ, ठीक है। तो और लेकिन ये फर्स्ट क्वेश्चन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, ए पार्ट का अलग क्वेश्चन था आपके पास, बी पार्ट का अलग क्वेश्चन था। ए पार्ट के आगे लिखा हुआ था 10 मार्क्स, बी पार्ट के आगे भी लिखा हुआ था 10 मार्क्स। तो अगर आप सोच रहे हो कि आप अपने 5 क्वेश्चंस में से कोई एक क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हो, तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट भी करना है जो 10 मार्क्स का होगा, बी पार्ट भी करना है जो 10 मार्क्स का होगा। जब आपने क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट्स कर दिए तो आपका एक क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब ये कंप्लीट आपका कितने का था, 20 मार्क्स का। अब आपने 100 नंबर के पेपर में से 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन अटेंड कर लिया। आगे जाते हो, आप सोचते हो दूसरा क्वेश्चन भी मुझे आता है, मैं दूसरा क्वेश्चन भी करूँगा। ठीक है जी, आता है तो ज़रूर करो। ए पार्ट के आगे लिखा था 10 मार्क्स, ठीक है, आपको ये करना है। बी पार्ट के अंदर भी ना 2 पार्ट्स थे, ए मतलब उसका 1 उसका बी, उनके आगे ऐसे लिखा हुआ था, इसके आगे लिखा हुआ था 5 मार्क्स, इसके आगे लिखा हुआ था 5 मार्क्स। अब अगर आप सोच रहे हो कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 अटेंड करना है तो आपको ये ए पार्ट 10 मार्क्स वाला भी पूरा करना है, बी पार्ट के अंदर ये जो 1 और 2 5-5 नंबर के हैं ये पूरा करना है, तब जाके आपका दूसरा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होगा। आपने सोचा मैं ये भी क्वेश्चन करूँगा, चलो जी आपके 2 क्वेश्चन हो गए, तो अब ये कंबाइन कितने नंबर का हो गया, 20 मार्क्स, विच मीन्स आपका 40 नंबर का पेपर अटेम्प्ट हो गया। आप थर्ड क्वेश्चन देखते हो, एक ही लॉन्ग क्वेश्चन है 20 नंबर का, सीधा सीधा यहाँ पे आप देखते हो 20 नंबर का एक ही क्वेश्चन है, डिटेल में उसकी 3-4 चीज़ें एक ही क्वेश्चन में पूछी हुई है, 3-4 पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं है। आप सोचते हो नहीं यार ये मुझे थर्ड क्वेश्चन नहीं आता, कंफ्यूजिंग है, ठीक है जी, उसके आगे छोटा सा क्रॉस लगा लेना, ये मैं नहीं कर रहा क्योंकि ऑप्शंस हैं। अब आपने चौथा क्वेश्चन देखा, चौथा क्वेश्चन भी ऐसे ही था, मान लो डिटेल में था या ए बी पार्ट था, जैसे मर्जी था। अगर आपको आता है और आप सोचते हो हाँ मैं ये क्वेश्चन कर लूँगा, ठीक है, आप ये क्वेश्चन सेलेक्ट कर लोगे, ये आपका वो हो गया, थर्ड नंबर क्वेश्चन हो गया। लेकिन जब आप अपनी आंसर शीट में लिखोगे, ये क्वेश्चन जब अटेंड कर रहे हो तो लिखोगे क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन जब अटेंड कर रहे हो क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन जब क्वेश्चन नंबर आप 4 अटेंड कर रहे हो तो ऊपर तो आप अपने आंसर से पहले क्वेश्चन नंबर 4 ही लिखोगे, ताकि जो आपका पेपर चेक कर रहा है उनको पता चल जाए ये 4th क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन आपकी अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से ये कौन सा क्वेश्चन नंबर हो गया, थर्ड, क्योंकि आपने अभी 2 क्वेश्चन 20-20 नंबर के करे थे, तीसरा 20 नंबर का आप ये कर रहे हो। आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से तो आपने 3 क्वेश्चन कर लिए, लेकिन जब आप वो 4th क्वेश्चन अटेंड करोगे तो उसकी हेडिंग में आपको बड़ा बड़ा क्वेश्चन नंबर 4th लिखना है, ताकि जो आपका पेपर चेक कर रहा है उनको पता चल जाए ये 4th क्वेश्चन का आंसर है। चलो जी, ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन था, आपने ये भी कर लिया 20 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए आपकी तरफ से। अब आप देखते हो 5th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन में ना 4 पार्ट्स दे रखे हैं ऐसे 5-5 मार्क्स के, 5 5 5 5, और कई बार तो ऐसा हो जाता है जैसे ये 5th क्वेश्चन है ना, 5 की जगह ऐसे ई भी होता है, ABCDE 5, और लिखा होता है क्वेश्चन में डू एनी 4, मतलब 5th क्वेश्चन में आपको ना उसके 5 पार्ट्स दिए होंगी, 5 चीज़ें पूछी होंगी और आपको लिखा होगा डू एनी 4। तो उस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो, आपको मान लो 5th क्वेश्चन के 5 पार्ट्स में से आपको 4 पार्ट्स आते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, आप वो क्वेश्चन अटेंड कर लो। 4 पार्ट्स आते हैं, 5-5 नंबर का एक हो गया, 20 नंबर का पूरा क्वेश्चन हो गया। अब वो क्वेश्चन में ही कह रहे हैं कि अगर आप ये क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो तो कोई 4 पार्ट्स अटेंड करना दिया होता है क्वेश्चन में, जब आप क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे ना उसमें लिखा होता है। आपने सोचा ठीक है इसके 4 पार्ट्स मुझे आते हैं, मैं अटेंड कर लूँगा, तो ये आपने 20 नंबर का एक और क्वेश्चन अटेंड कर लिया। आंसर शीट में क्या लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 5
ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट जैसे जैसे अटेंड कर रहे हो, लेकिन आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से आपने कितने क्वेश्चन अटेंड कर लिए? 4। पेपर के हिसाब से कौन सा क्वेश्चन नंबर है? क्वेश्चन नंबर है 5। तो आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर, आपने मान लो ऐसे लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टोरी टेलिंग, तो आपने उसका आंसर लिख दिया। बी पार्ट में लिसनिंग स्किल्स लिख दी। ऐसे आप करोगे, ठीक है। लेकिन आप अपनी भी तो कैलकुलेशन रखोगे ना कि भाई मैंने टोटल कितने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं पेपर में, तो आपको पता चल गया मैं 4 क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ अभी तक। कितने मार्क्स का पेपर आप कर चुके हो? 80 नंबर का। चलो फिर आपने यहाँ पर देखा 6th क्वेश्चन, नहीं यार ये तो डिफ़िकल्ट है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, छोड़ दो, ऑप्शन है आपके पास। अभी छोटा सा आपने क्रॉस मार दिया उसके आगे कि हाँ भाई ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता। जैसे ही आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा ना, ये चीज़ डिसाइड कर लेना कि आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं करना, ताकि बाद में कन्फ्यूजन ना हो। क्योंकि पेपर में जब हम जाते हैं ना, बहुत रिफ्रेश माइंड के साथ होते हैं, हमें पता होता है ये क्वेश्चन मैं कर लूँगा, ये क्वेश्चन नहीं कर पाऊँगा, ये क्वेश्चन कर पाऊँगा। फटाफट ना छोटे छोटे टिक मार लेना, मैंने ये करना है, ये करना है, जो नहीं करना उसके आगे क्रॉस मार लेना। 4 क्वेश्चन हुए थे, 7th क्वेश्चन। अब आप पहले ही 2 क्वेश्चन छोड़ चुके, तो आपको पता है 7th क्वेश्चन आपको करना ही पड़ेगा। 5 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं ना। अब आपने मान लो ये 5th नंबर पे कर लिया, 5th नंबर पे कर लिया, ये 20 नंबर का क्वेश्चन था। हो गए आपके 5 क्वेश्चन कंप्लीट। अब आपने यहाँ पर इसको देख हटा दो, अब ये आपकी कैलकुलेशन के लिए था। अब आपने यहाँ पर कितने क्वेश्चन करे? एक क्वेश्चन यहाँ पर कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया आपने, क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लिया, क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लिया। टोटल आपने कितने क्वेश्चन कर लिए? 5 क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चन कर लिए आपने, हो गया आपका पेपर कंप्लीट। 5 क्वेश्चन ही तो करने थे, देखो इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ था डू एनी 5 क्वेश्चंस। इसके बाद अगर आपके पेपर में लिखा होता है, कई बार ना इंस्ट्रक्शंस में लिखा होता है क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपल्सरी अटेंड एनी 4। अब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पहला क्वेश्चन है ये तो आपको करना ही करना है, चाहे आता है नहीं आता, आपको करना ही करना पड़ेगा। तो आपको इसको करना ही करना है, और इनके अलावा में से 4 क्वेश्चन करने हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है? आपको अपनी समझ का यूज़ करना है। वहाँ पे आप इंस्ट्रक्शंस को पहले ज़रूर पढ़ोगे। अगर लिखा है डू एनी 5 क्वेश्चन, कोई भी 5 क्वेश्चन कर देना। अगर लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपल्सरी, तो 1 को ज़रूर करना है आपको। उसके बाद बाकी बचे हुए में से कोई 4 क्वेश्चन कर सकते हो गया आपका 100 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। कोई डाउट? अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये टाइम 3 घंटे मैनेज कैसे करोगे? आधा पे टाइम तो यही सोचने में निकल जाता है कितना करे, कैसा करे। तो चलो फिर वो भी आपकी सिमरन मैम आपके लिए लेकर आई है। आपके पास पेपर में कितना टाइम था? 3 घंटे। अब आपको 3 घंटे में कितने क्वेश्चन करने थे? 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन कैसे डिवाइड करोगे? मान लो अगर आप ये प्लान करके चलते हो कि हर क्वेश्चन को आप 30 मिनट्स दोगे, कि पहला क्वेश्चन भी आप 30 मिनट्स में कर लोगे, दूसरा क्वेश्चन भी 30 मिनट्स में कर लोगे, तीसरा भी 30 मिनट्स, चौथा भी 30 मिनट्स, पांचवा भी 30 मिनट्स। अगर आप ये सोच कर चलते हो कि आप सारे क्वेश्चन 30 मिनट्स में कर लोगे, कि मान लो ये वाला क्वेश्चन 30 मिनट में कर लिया, ये वाला पूरा क्वेश्चन 30 मिनट में कर लिया, ये वाला भी 30 में कर लिया, ये भी 30 में कर लिया, ये वाला भी 30 में कर लिया, तो टोटल आपका जो टाइम कंज्यूम हुआ वो था 2 आवर्स 30 मिनट्स। 2 आवर्स 30 मिनट्स में आपका पेपर पूरा हो जाएगा अगर आप सारे के सारे क्वेश्चन 30 मिनट्स में कंप्लीट कर लेते हो। अब आप इसको चाहे मेरा एक्सपीरियंस मान लो, मेरे स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस मान लो, या अब आप अपना भी एक्सपीरियंस मान लो, ये हमें बात बहुत अच्छे से पता है। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कभी टाइम पर पूरा नहीं होता। 30 मिनट अगर हम सोच कर चल रहे हैं ना, पहला क्वेश्चन कभी 30 मिनट में पूरा नहीं होगा। क्यों पूरा नहीं होगा? क्योंकि अभी आपके पास क्वेश्चन पेपर आया, आप इस टाइम पीरियड में ये भी डिसाइड, पूरा क्वेश्चन पेपर एक बार ऊपर से रीड भी करोगे कि मुझे कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं करना, ये सोचोगे। उसके बाद आपके पास जो आंसर शीट आई आप उसमें डिटेल्स भी फिल करोगे, फिर एग्जामिनर भी आपके उस शीट पे साइन करने आएगा, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। उसके साथ साथ
पहला क्वेश्चन यूजली स्टार्टिंग के यूनिट से होता है। तो हमने जब बुकें खोली होती है ना, तो पहले पहले यूनिट तो इतने अच्छे से हम प्रिपेयर करके जाते हैं कि हम क्या ही बताएं। ये एज अ टीचर मेरी एडवाइस मान लो, ये सजेशन मान लो, या एज अ स्टूडेंट कुछ भी मान सकते हो। हमें पता है स्टार्टिंग की पढ़ाई तो हम इतनी अच्छी करके जाते हैं कि हमें होता है पहले क्वेश्चन को हम इतना अच्छा अटेंड करें कि कोई कुछ हद ही नहीं। होता है ना आपके साथ भी? नीचे कमेंट करके बताना। ऐसा होता है ना, पहला क्वेश्चन हम इतने अच्छे से अटेंड करके आते हैं कि एक अच्छा एग्जाम्पल, अच्छी हैंड राइटिंग। आपके साथ नहीं, ये सबके साथ होता है। तो ठीक है, ये आप ना 15 मिनट्स एक्स्ट्रा इसके मानकर चलो कि आपका जो पहला क्वेश्चन होगा ना वो 45 मिनट्स में ओवर होगा। अगर तो फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ डायरेक्ट चीज़ें पूछी हुई हैं कि मान लो इससे क्या डेवलप हो रहा है, इससे क्या डेवलपमेंट हो रहा है, ड्राइंग से कौन सी डेवलपमेंट हो रही है, बातचीत करने से कौन सी डेवलपमेंट हो रही है, तो आपका जल्दी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा है, कई बार आया हुआ है कि बताओ ड्राइंग करने से कौन सी डेवलपमेंट होगी, फाइन मोटर डेवलपमेंट होगी, रनिंग से कौन सी डेवलपमेंट होगी, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होगी। अगर ऐसा क्वेश्चन है वो तो बस आपने डेवलपमेंट लिखी तो जल्दी ओवर हो जाएगा। बट मैं नॉर्मली बोल रही हूँ, अगर एक अच्छा डिटेल्ड थ्योरी वाला क्वेश्चन आएगा तो आप उसको अच्छे से प्रेजेंट करोगे। नया नया क्वेश्चन है, सारी पढ़ाई की एनर्जी होती है, तो आपको पहला क्वेश्चन अटेंड करते करते में 45 मिनट्स लग जाते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन पेपर भी रीड करना है, ये भी डिसाइड करना है कि कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, डिटेल्स फिल करनी है, थोड़ा स्टार्टिंग लिखने में हो जाता है। कोई बात नहीं, 3 घंटे का पेपर है, 2 आवर्स 30 मिनट्स रखे थे हम। हमारे पास तो 30 मिनट्स पहले ही एक्स्ट्रा थे, है ना? हम तो पहले ही अच्छी प्लानिंग करके आए हैं। कोई बात नहीं, 15 मिनट हमने यहाँ पर दे दिए। अब हमारे पास एक्स्ट्रा कितने बचे? 15 मिनट। 15 मिनट बचे, बहुत अच्छी बात है। दूसरा क्वेश्चन कर रहे हो, मान लो अच्छे से आपका 30 मिनट्स में पूरा हो गया, वेरी गुड। तीसरा क्वेश्चन कर रहे हो, कहीं आप अटक गए, कोई कन्फ्यूजन हो गई, 10 मिनट या 5 मिनट एक्स्ट्रा लग गए, कोई बात नहीं, हमारे पास तो 15 मिनट एक्स्ट्रा है ना, 5 मिनट यहाँ एक्स्ट्रा दे दिए तो क्या हो गया, आंसर तो अच्छे से पूरा हुआ ना। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद 4th क्वेश्चन कर रहे थे, 4th क्वेश्चन भी अच्छे से आता था, 30 मिनट्स में पूरा हो गया, कोई बात नहीं। 5th क्वेश्चन में थोड़ा सा अटक गए, 5 मिनट और एक्स्ट्रा लग गए, कोई बात नहीं, 5 मिनट यहाँ एक्स्ट्रा दे दो। फिर भी आपका क्वेश्चन पेपर, मतलब आपका पेपर 5 मिनट पहले कंप्लीट हो गया। आप देख रहे हो 15 मिनट यहाँ, 5 मिनट यहाँ, 5 मिनट यहाँ, कितने हो गए? 25 मिनट। 5 मिनट आपके पास अभी भी एक्स्ट्रा है, ताकि आपको कोई क्योस ना हो। आपका पेपर हो गया, 5 मिनट आपके पास एक्स्ट्रा है, आप रिलैक्स हो जाओ, एक बार ऊपर से देख लो कि कुछ छूटा तो नहीं, कुछ रह तो नहीं गया, या कुछ जल्दबाजी में आपने सोचा हो बाद में लिखूंगा और छूट तो नहीं गया, वो कर लो। या फिर मान लो 5वें क्वेश्चन में आपको ज़्यादा ही कन्फ्यूजन हो रही थी, तो 5 मिनट की जगह आपने 10 मिनट एक्स्ट्रा लगा दिए, एंड टाइम पे आपका पेपर कंप्लीट हो गया, बात ख़त्म। बट द मेन फोकस शुड बी दैट कि आप स्टार्टिंग से ये आधा घंटा एक्स्ट्रा लेकर चलो ही चलो। आप अपने घर से ये सोच कर जाओ कि आपको अपना हर आंसर 30 मिनट्स में कंप्लीट करना है। अब मान लो जैसे ये 30 मिनट्स में कंप्लीट करना है, और फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं 10-10 नंबर के, तो उस हिसाब से इतना तो दिमाग तुम लगा लोगे कि पहला ए पार्ट में 15 मिनट में कर लूँ, दूसरा बी पार्ट 15 मिनट में कर लूँ, कि मेरा 30 मिनट्स में हो जाए। टाइम अगर यहाँ पे 15 मिनट ज़्यादा लग भी रहा है, 5-5 मिनट यहाँ में और एक्स्ट्रा लग जाएंगे। आपको मेन फोकस करना है कि आप अपने एक कंप्लीट क्वेश्चन पर 30 मिनट्स दोगे। 30 मिनट से ज़्यादा 5 मिनट किसी क्वेश्चन में लग जाते हैं, 10 मिनट किसी क्वेश्चन में लग जाते हैं, कोई बात नहीं, हम तो पहले ही आधा घंटा एक्स्ट्रा लेकर चल रहे थे। इस हिसाब से जब आप अपना पेपर अटेंड करोगे तो कोई क्योस नहीं होगी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, अच्छे से शांति से आपका सारा का सारा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप इस वीडियो के बाद आपका कोई डाउट नहीं रहेगा कि कैसा पेपर आता है, कैसे क्वेश्चन अटेंड करने हैं। थैंक यू वेरी मच मेरी पहले वाली वीडियो को इतना पसंद करने के लिए, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपको कैसे अटेंड करना है। वैसे तो मैं वहाँ पर डिटेल में समझा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक शॉर्ट में बता देती हूँ। 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उसे समझाना है, फिर फ्लो चार्ट बनाओगे। फ्लो चार्ट बनाने के बाद आप उन पॉइंट्स को, मेन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करोगे जो आपने फ्लो चार्ट में लिखे, विद एग्जांपल्स। एग्जांपल्स बहुत ज़रूरी हैं। एंड में कंक्लूजन डाल देना अपने आंसर को समराइज़ करने के लिए। उसके बाद 5 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे अटेंड करोगे, एक मेन पॉइंट्स जो आपको आंसर में लिखने हैं उसका फ्लो चार्ट बना देना, उन मेन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देना विद एग्जाम्पल्स।
टाइम बचे तो कंक्लूजन लिख देना, ना बचे तो छोड़ देना। इस वीडियो का नीचे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, डिटेल में देख लेना कि कैसे आंसर को अटेंड करना है। इसके साथ साथ थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियोस को इतना पसंद करने के लिए। अगर DEC का क्रैश कोर्स लेना हो या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की PDF लेनी हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, आप वहाँ से कांटेक्ट करके ले सकते हो। साथ साथ मैं वीडियो का लिंक भी अटैच कर दूंगी जिसमें मैंने क्रैश कोर्स के बारे में डिटेल में बता रखा है। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जिसको इसकी ज़रूरत होगी। थैंक यू वेरी मच।